नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कल आपसे हिस्ट्री क्रैश कोर्स के अंदर पहली क्लास ली थी, जिसमें आपने देख लिया होगा थंबनेल में मैंने आपको बता दिया कि बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाली है। आप मेरे साथ जुड़े रहें लास्ट तक। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर डे आप लोगों के लिए मैं सेट लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन जितने भी सेट देखता हूँ मैं कितना कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और हम कितने सेट यहाँ पर कर पाते हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे मिल जाएगी, जहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा बात ना करते हुए देखेंगे आप यहाँ पर दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है जितना संभव हो पाएगा उतना हम डिस्कस भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएं, और वही हमारी कोशिश रहेगी। अगर हम 30 क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग हमारी कोशिश रहेगी 30 क्वेश्चन से आपके 120 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए बस इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर बाकी लोगों तक जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। ये तो बहुत आसान है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है आप सभी को पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनको जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। तो दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1890 को। ठीक है, फरवरी 1890 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत, अब देखिए अगर 1890 है तो ब्रिटिश भारत ही होगा। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? ये पंजाब प्रांत में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। इनके बारे में आपको पता होगा दोस्तों, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर भाग लिया था और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कब दिया गया इनको भारत रत्न? 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया। इस चीज़ को ध्यान रखना, भारत रत्न इनको कब दिया गया था, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। इनको सीमांत गांधी कहते हैं। और क्योंकि ये मतलब खास तौर पर ऐसा है कि ये महात्मा गांधी के अनुयायी थे और इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से हमने इतनी चीज जान ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए इतना पार्ट, क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है, आंसर तो देखना ही देखना है। देखिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो भाई वो अधिवेशन कौन सा था? वह बेलगाम अधिवेशन था। ठीक है, तो बेलगाम अधिवेशन था। तो ये बेलगाम जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटका में है और ये हुआ था 1924 को। ठीक है, बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 को हुआ था। और गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की इसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? अब देखिए ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की बात यहाँ पर की जा रही है। तो भाई ये की गई थी जर्मनी में। ठीक है, इसका आंसर तो हो जाएगा सीधे सीधे क्या? जर्मनी में की गई थी। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता समिति को जो है बर्लिन समिति भी कहा जाता है। ठीक है, एक और इसका नाम है क्या? बर्लिन समिति। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बर्लिन समिति की स्थापना भी कह सकता है, और या फिर बर्लिन समिति किसका उपनाम है या किसे बर्लिन समिति के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे भी कह सकता है। तो भारतीय स्वतंत्रता समिति को ही क्या कहा जाता है? बर्लिन समिति कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह जर्मनी में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में। ठीक है, 1914 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? भारतीय छात्रों और क्रांतिकारियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस समिति के जो प्रमुख सदस्य थे उनमें से डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार थे, और दूसरे थे चांजी कैस्पर, NS मराठे थे, डॉक्टर JN दासगुप्ता थे और C पद्मनाभन पिल्लई थे। ठीक है, ये कुछ लोग थे जो इस समिति के जो है पदेन सदस्य थे या प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी? इंडियन हाउस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 34 बिंदुओं वाला प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित किया गया, जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अधीनस्थ बनाया गया? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? बैंकॉक सम्मेलन। जवाब दोस्तों, बैंकॉक सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 15 जून 1942 को। ठीक है, 15 जून
1942 को इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक सम्मेलन का। इस सम्मेलन में जो है भारत की आज़ादी के लिए जापान के सहयोग और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया था। और देखिए ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को क्या किया गया था इसमें, ठीक है, भारत की आज़ादी के लिए जापान के सहयोग और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया था। और ये कब हुआ था? 15 जून 1942 को। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के लिए भारतीय कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण सदस्यों ने गांधी जी को राजी किया था। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण सदस्यों ने गांधी जी को राजी किया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति इस कार्य में शामिल नहीं था? भाई यहाँ पर देख पा रहे होंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है इसमें शामिल नहीं थे। बाकी तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर और VS श्रीनिवास शास्त्री जो है इसमें शामिल थे। गांधी इरविन समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन भारत के जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन, इसके द्वारा जो है 5 मार्च 1931 को इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। और ये समझौता जो है लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उससे थोड़ी समय पहले यानी कि ठीक पहले हुआ था। इस समझौते के तहत जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया और गोलमेज सम्मेलन लेने के लिए तैयार हो गई। देखिए कितने फैसले हुए इसमें, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ गांधी इरविन समझौता, इसमें 5 मार्च से 1931 को इसमें हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्च 1931, एक तो इस डेट को नोट कर लो आप। ठीक है, इसमें जो है हस्ताक्षर हुए थे इस दिन। और उसके बाद इसमें जो फैसला लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया गया और गोलमेज सम्मेलन में मतलब शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे वो लोग। ठीक है, और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों को जो है रिहा करने का फैसला भी किया था इसी समय जो है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से आपने इतनी चीज जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा? तो कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा जब एटली ने घोषणा की थी, तो एटली की घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जो एटली था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो था, इसके द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की गई थी कि शक्तियों का हस्तांतरण करने के बाद ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। ठीक है, कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी। ठीक है, तो उसने कहा कि शक्तियों का हम हस्तांतरण कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, भारत को छोड़ देंगे। और ये प्रक्रिया जून 1948 से पहले पूरी कर दी जाएगी, ये घोषणा कर दी थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, इसी घोषणा के बाद जो है कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भाई आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है, तो JB कृपलानी का पूरा नाम क्या है? जीवतराम भगवंत दास कृपलानी। ठीक है, तो जीवतराम भगवंत दास कृपलानी है, ऑप्शन यहाँ पर B सही होगा आपका। ठीक है, ये जो है कांग्रेस के 58वें, देखिए कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कौन से नंबर के अध्यक्ष थे, तो 58वें अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हें जो है कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। कौन से अधिवेशन में चुना गया था? मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के। तो मेरठ अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और कृपलानी जो थे ये गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ये किस विचारधारा के समर्थक थे? ये गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, अगर कोई कमी आपको लग रही है तो फिर मुझे कमेंट करो, मैं उसको ठीक करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक के संबंध में निम्नलिखित बिंदु पर विचार कीजिए। देखिए महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक के बारे में नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं, उसमें से कौन सही है कौन गलत है, या फिर उसमें से जो भी ये कार्य किए हैं किस बंदे ने किए हैं ये आपको बताना है। देखिए उन्हें मराठी भाषा का पहला पत्रकार और संपादक माना जाता है। किन्हें माना जाता है? उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्रिका बॉम्बे दर्पण और 1840 में दिग्दर्शन शुरू किया था। ठीक है, तो यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। बच्चों के लिए उन्होंने इतिहास और गणित की कई पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है, तो भाई उनका नाम क्या है? उनका नाम है बाल शास्त्री जांभेकर। ठीक है, बाल शास्त्री जांभेकर, ऑप्शन डी है। बाल शास्त्री जांभेकर ने इतने काम किए थे, आपने देखा अभी हमने पढ़ा, ये 3 के 3 काम जो है बाल शास्त्री जांभेकर के हैं। दोस्तों बाल शास्त्री जांभेकर का जन्म हुआ था 6 जनवरी
1812 को, ठीक है। 6 जनवरी 1812 को महाराष्ट्र के कोंकण वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें जो है मराठी पत्रकारिता का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। मराठी पत्रकारिता का पिता किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाल शास्त्री जांभेकर को ही कहा जाता है, क्योंकि हमने कहा उन्होंने मराठी भाषा का पहला पत्रकार का संपादन किया था, ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता। और इनका एक जो महत्वपूर्ण कार्य ये भी है दोस्तों, इन्होंने अपने समाचार पत्र में विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों को भी उठाया था, उनको बल दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ने के कुछ महीने बाद बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन इसमें दिया है, बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र में क्रांतिकारियों के कार्यों का समर्थन करते थे। बिल्कुल सही बात है, ये इनका समर्थन करते थे। उन्होंने बंगाल में एक बम विस्फोट की घटना को देशभक्ति करार दिया। इन्होंने बंगाल में एक बम विस्फोट की घटना की जिसमें क्या होता, 2 ब्रिटिश महिलाओं की हत्या हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने इस घटना को देशभक्ति करार दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये सही घटना है, सही बात है। दूसरा पढ़ लेते हैं, तिलक ने बॉम्बे में फैक्ट्री में काम करने वालों को हड़ताल करने के लिए उकसाया था। ये सही नहीं है, यानी कि हमारा केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, केवल कथन एक ही सही है। दोस्तों 30 अप्रैल 1908 की बात है, ठीक है। 30 अप्रैल, देखो यहाँ पर डेट लिख देता हूँ मैं, और 30 अप्रैल 1908, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1908 की बात है, बंगाल के मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने, ठीक है, 2 व्यक्ति थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन लोगों ने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करने के उद्देश्य से वहाँ पर एक बम फेंका था, ठीक है। लेकिन उस बम में क्या हुआ, 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। अब पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। तिलक ने समाचार पत्र केसरी में उन क्रांतिकारियों का समर्थन किया था उस समय, और उन्होंने, अब देखिए उसने समर्थन किया था, उन्होंने कहा था कि ये देशभक्ति है, उन्होंने देशभक्ति के लिए ये सब किया। इसके बाद ही जो है तिलक पर ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया और उन्हें बर्मा में स्थित मांडले जेल में 6 साल के लिए भेज दिया। तो ये पूरी घटना इस तरीके से हुई थी वहाँ पर। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजद्रोह से इंडियन नेशनल आर्मी के 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? भाई 2 सिपाहियों का बचाव किसने किया था? भोला भाई देसाई ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। दोस्तों भोला भाई देसाई का जन्म हुआ था 13 अक्टूबर 1877 को, ठीक है। 13 अक्टूबर 1877 को इनका जन्म हुआ था, और ये एक वकील थे, ठीक है। पेशे से क्या थे, एक वकील थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे दोस्तों ये, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भोला भाई देसाई थे, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1877 को। वो पेशे से वकील थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दोस्तों अक्टूबर 1945 में इन्होंने INA के सिपाहियों का बचाव और देशद्रोह के आरोप से इनको बचाया था। इनका जो है बचाव किया था, जो कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया? तो भाई इन्होंने क्या था, ये जर्मनी में, ठीक है। 1942 से लेकर के 1945 तक ये संगठन जो है सक्रिय रहा। कब तक रहा? कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ये संगठन कब तक सक्रिय रहा। तो 1942 से लेकर 1945 तक ये संगठन सक्रिय रहा। शुरू में इसे जर्मन सेना के हिस्से के रूप में ही जो है डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में जो है ये सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन चलाने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। तो ये टाइगर लीजन नामक संगठन जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1867 में हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं कहता हूँ हर बार कि क्वेश्चन को भी ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। 1867 में हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी, जिस कारण हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हुआ था। इस परिवर्तन का मुखर विरोधी कौन था? भाई इसका मुखर विरोधी था सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर, ठीक है। सैयद अहमद खान थे। 1867 में ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त प्रांत के हिंदू समुदाय की मांग को स्वीकार किया था। कब किया था? 1867 में। तो हिंदू समुदाय की मांग को इन्होंने स्वीकार किया था। हिंदू समुदाय के लोगों ने हिंदी को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने की इस समय मांग की थी। इस कारण ही यहाँ पर हिंदी उर्दू विवाद उत्पन्न हुआ था।
इस परिवर्तन का जो मुख्य विरोध किया था वो सैयद अहमद खान ने किया था। आगे बढ़ते, जेम्स अगस्ट हिक्की को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की का नाम आपने सुना होगा, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है भारतीय प्रेस के पिता। ठीक है, तो इनको भारतीय प्रेस के पिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में, ठीक है, 1780 में भारत में पहले अखबार बंगाल गजट की शुरुआत की थी। भारत में फर्स्ट पेपर बंगाल गजट की स्थापना इन्होंने की थी या शुरुआत की थी बंगाल गजट की। ये बंगाल गजट भी पूछा जाता है आपसे कई बार। ठीक है, तो पहला अखबार कौन था? बंगाल गजट था। इसका जेम्स अगस्ट हिक्की ने इसको स्टार्ट किया था। कब किया था? 1780 में। ठीक है, कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारतीय प्रेस के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटल वॉर, जिसे पूर्वी युद्ध भी आप कह सकते हैं, इसका सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? ठीक है, तो ओरिएंटल वॉर का जो फेमस नाम है वो क्या है? क्रीमियन वॉर। ठीक है, क्रीमियन वॉर इसको बोला जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, एक मूवी भी इस पर बनी हुई है, आपने शायद देखी होगी, उसका नाम मैं भी आपको बताऊंगा। ये युद्ध जो है अक्टूबर 1853 में हुआ था। ठीक है, और अक्टूबर 1853 में हुआ था, लगभग फरवरी से ये युद्ध हुआ था। ठीक है, नहीं, अक्टूबर 53 से शुरू होकर फरवरी तक ये युद्ध हुआ था 1856 में। ठीक है, 1856 तक, यानी कि लगभग 3 साल के 2.5 से पौने 3 साल के का बीच का ये युद्ध रहा था। इस युद्ध में जो था ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन और सर्दिनिया की संयुक्त सेनाओं ने जो है क्या किया था? रूस को हराया था। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन और सार्दिनिया की संयुक्त सेनाओं ने, सभी सेनाओं ने मिल करके रूस को हराया था इसमें। ठीक है, तो ये मूवी जो है आप देखेंगे, शायद ये 300 इस मूवी का नाम है, तो आप इस मूवी को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? तो भाई ये की थी लॉर्ड मेकार्टिनी ने। ठीक है, लॉर्ड मेकार्टिनी ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। मैंगलोर की संधि पर टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये संधि कब हुई, ये प्रश्न उठता है दोस्तों। तो ये संधि हुई थी 11 मार्च 1784 को। ठीक है, तो ये संधि कब हुई थी? 11 मार्च से 1784 को पूरी हुई थी। और इस संधि से साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का भी समापन हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का भी समापन हुआ था इस संधि के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है 17, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ किया गया था? तो भाई ये किया गया था 1717 में। ठीक है, 1717 में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शुल्क माफ। साथियों, सीमा शुल्क माफ किए जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार स्थापित हो गया और मुगल साम्राज्य एक और कमजोर साबित होता गया और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होता गया। ठीक है, उसमें मुगल साम्राज्य था तो वो एक तरफ कमज़ोर होता चला गया और उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अगर वो कमज़ोर हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भी होता चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पौनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? पौनार आश्रम दोस्तों ये विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, विनोबा भावे। पौनार आश्रम की स्थापना सुप्रसिद्ध समाज सुधारक जिनको आप जानते ही हैं, विनोबा भावे, इन्होंने किया था। ठीक है, ये इस आश्रम की जो इन्होंने स्थापना की थी ये कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए की थी इन्होंने। ठीक है, कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बनता है कि कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए विनोबा भावे ने किसकी स्थापना की थी? तो भाई इन्होंने की थी पौनार आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ये तो जुबान पर आपके रटा होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो उठता है वो उठता है कि भाई कब लड़ी गई? ठीक है, 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। और पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको पता ही होगा, दूसरी लड़ाई भी पता होगा। जिसको पता है जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताओ मुझे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और उस लड़ाई के बाद जो है क्या शुरू हुआ था। जितना कुछ जानते हो आप लिख सकते हो कमेंट में। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई मैंने आपको बता दी है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉर्ड वेवेल निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारत के वायसराय थे? तो भाई ये जो है कैबिनेट मिशन प्लान के दौरान भारत के वायसराय थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। कौन? लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। और इस मिशन का जो एम था, उद्देश्य था, वो क्या था? ये क्वेश्चन उठता है। तो इस मिशन का उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के दौरान शक्तियों का जो स्थानांतरण किया जाएगा, उस स्थानांतरण को सुगम बनाना। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के था 1946 को जो है कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे 20 क्वेश्चन डिस्कस किया और कोशिश की कि प्रत्येक क्वेश्चन से कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिले, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीखी भी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि वीडियो से आपने कुछ तो सीखा है और हमने कुछ मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और बाकी लोगों तक शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी लोगों तक अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे हमें भी सपोर्ट हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस और पाने के लिए। विभिन्न परीक्षाओं की जिसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और बाकी के प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ने के लिए ये लिंक आपको दिए गए हैं, PDF में भी आपको लिंक मिलेंगे। PDF भी आप बाकी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।